हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी विज्ञान विषय की क्लास 6 की यहाँ पर अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें कवर भी हो रही होगी। ध्यानपूर्वक आप लोग चीज़ें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो अच्छे से आपका बेसिक कंप्लीट हो रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 विज्ञान विषय का 7वां चैप्टर, जिसमें आपको गति और दूरियों के मापन से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो सारी इस चैप्टर में बताई जाएगी। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 7वां चैप्टर, गति एवं दूरियों का मापन। जैसा कि आप सभी को पता है, पहेली और बूझो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काम का है ही, साथ में जो रीट, सीटेट और जो भी आरपीएससी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके बेसिक कंप्लीट करने के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि एनसीईआरटी बहुत ही अनिवार्य है। तो चलो अब पढ़ते हैं ध्यान से। पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने, यानी कि अब जब कभी आप गांव जाते हैं तो पहले रेलगाड़ी से चले जाएंगे, फिर थोड़ी सी दूर आप बस लेते हैं, फिर वहाँ से बैलगाड़ी, ऑटो, मैजिक वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, नॉर्मल सी बात है ना। तो इसी से वो क्या इनका उपयोग करके वहाँ पर गया था गांव में। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। अब एक विद्यार्थी जो वीआईपी टाइप ही होगा तभी वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में शेयर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें। कोई रेलगाड़ी से आया, फिर बस से आया, फिर बैलगाड़ी से आया, है ना। कोई वायुयान से डायरेक्ट लैंडिंग कर गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में चलते हैं, जो है ना, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। कुल मिला के आपको यातायात की कहानी, उनकी दूरियां कैसे तय की, उनको कैसे मापा गया, इन सभी से संबंधित ये चैप्टर आपको बताने वाला है। यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का प्रयोग करने लगा। आपने देखा होगा बैलगाड़ी होती है, गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है ना, देखा ही होगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के गट्ठों से, जिसमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। अध्याय 5 और 6 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, इन सभी का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता था? बोझा ढोने के लिए, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, है ना, इनका उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों और जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियाँ, मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का, ये आप लोग देख सकते हैं रेल की पटरियों का,
है ना, रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव आ गई। फिर जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जिसके बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी यानी कि फिर विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी आ गई। एकल रेल यानी कि एक पटरी पर रेल। पराआधुनिक यानी कि सुपरसोनिक वायुयान, है ना। फिर उसके अलावा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। चित्र 7.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 7.1 आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। 7.1 कहाँ है? ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। साइकिल, वायुयान, इन्हों को आपको एक क्रम में जमाना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं यह डिस्क कितना चौड़ा है। 7.2 में आपको ये डिस्क दिखने को मिल रहा होगा, यानी कि एक टेबल टाइप है। इसको आप लोगों को बताना है कि कितना चौड़ा है। तो देखो, लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूरी चले हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? अब देखो, कोई स्थान कितना दूर है यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से, अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहली और बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क है। डेस्क मतलब वो टेबल टाइप, है ना, जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। ऐसा है, ठीक है ना। बच्चे होते हैं तो करते हैं, तो इसी के हिसाब से इस चैप्टर को समझाया गया है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, दो भाई बहनों खाना खाते हो, एक गोल रोटी है, उसमें से आप लोगों को आपकी मम्मी डिवाइड करके देती है ना कि आधी तू ले आधी तू ले, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लंबाई करनी है। देखो, अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया और डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं, और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली डंडा रखता है। ये देखो, एक गिल्ली और एक डंडा यहाँ पर नाप लिया और इसी के अनुसार बीच में लाइन कर दी, और इधर भी गिल्ली डंडा नाप के बराबर हो जाएगी। इन्होंने गिल्ली डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है? ऐसा लगता है डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई और दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है ना। देखो, आपको बताता हूँ, दो डंडे हैं और दो गिल्लियाँ हैं, इनके योग के बराबर ही तो हो रही है। दोनों गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों पर्सन दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डिस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो जाता है। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए, वे गिल्ली डंडे से नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। अब देखो, अब नया गिल्ली डंडा है तो डंडा क्या है, इसमें बड़ा है। अब देखो, यहाँ पर देखो क्या दिक्कत हो गई। अब इस गुल्ली को क्या करेंगे, ये आधी आधी कर लेंगे। देखना, अभी देखते हैं। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप ले? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट अथवा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है? वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी ले और इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डिस्क की चौड़ाई, डोरी की लंबाई के पदों के माप सकते हैं। चित्र 7.4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चित्र 7.4 में देखो, इस प्रकार से ये कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई, 1/4, आठवां भाग 1/8 कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली और बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं।
आप यह भी देख सकते हैं कि इन्हें अपनी ज्यामितीय बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। भुजों ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मापन पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे और वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है, उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक एक ही रेखीय लंबाई के बराबर है। यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है। ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दोनों किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह, यानी कि एक तरफ जम्मू है और बहुत दूर कश्मीर है, एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक है। कुछ मापन यहाँ पर है, यानी कि प्रैक्टिकल दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपने कक्षा के कमरे की लंबाई, यानी कि पैर से पैर मिलाकर आप लोगों का जो आपका कक्षा का कमरा है उसको माप सकते हैं। चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया, यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की ही बात अपने पैर की लंबाई को मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 7.1 में लिखिए। कक्षा की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2 लिया गया है, जिसमें आप लोग देखते होंगे जब आप कंचे खेलते हो तो बेंत से नापते हो चीज़ें, है ना। तो समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिशियत को मात्रक मानकर अपनी बालिशत जो होती है, हाथ की जो लंबाई है आपकी अंगुलियों की और अंगूठे के बीच की, वो अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज और डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। ये देखो, इस टाइप से माप सकते हो। मापन के लिए यहाँ भी आप पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिशियत के बराबर लंबी डोरी और इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। परीक्षणों 7.2 में किया है। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। क्या कहेंगे? मात्रक। ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक है। इतनी बात क्लियर है आपके? देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रक। समझ रहे हो? 12 पैर अगर आपने लिखे हैं तो वो लंबाई के बराबर है, उनकी संख्या है, और पैर की लंबाई एक मात्रक है। अब सारणी 7.1.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर है? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिशतों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बालिशियत लंबाई में आपके मित्रों की बालिशतों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपनी बालिशतों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं ही अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते हैं कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिशत अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पुरानी एक सभ्यता थी हड़प्पा, है ना। जो पुराने लोग थे वो दब गए थे, मर गए थे, तो उनके अवशेष बचे हुए थे, वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान आए थे। उसी में ये चीज़ थी कि लंबाई मापने के लिए,
क्योंकि छठी क्लास के बच्चे नहीं जान पाएंगे। आप तो समझ गए होंगे जो कंपटीशन वाले हैं वो तो, पर ठीक है। चलो, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, कोहनी से और आपकी जो अंगुली की लंबाई है उसके छोर को क्या कहेंगे, हाथ। लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि अपने पिताजी हाथ से ही पूरा कमरा नाप देते थे, इतने फुट है, इतने इंच है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, पहले मिस्र से आई थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिर से अपने थोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग कर लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता रहा है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी, जिसे कहते हैं मीट्री पद्धति। ठीक है, एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक। लंबाई का जो एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो वो होता है मीटर। समझ रहे हो, मीटर होगा। चित्र 7.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। आपका जो स्केल आता है छोटा वाला 15 सेंटीमीटर का होता है, देखना ध्यान से। प्रत्येक मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 मीटर बराबर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर कहा गया है। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें कहते हैं मिलीमीटर। 1 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर का 100 भाग सेंटीमीटर कहलाता है, और 1 सेंटीमीटर का 10 भाग क्या कहलाता है, mm, मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे कहते हैं किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां और लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। लंबाई की यथार्थ यानी परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक जो है फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी जो है मीटर छड़ का काम में लेते हैं। एक लंबी सी स्केल सी रहती है, लोहे की बहुत लंबी सी रहती है, उसका उपयोग करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं छोटी लंबाइयाँ, जैसे कि आपके पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपनी ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं। ये देखो 15 सेंटीमीटर का पैमाना। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं। चित्र 7.7 यहाँ पर दिखाया गया है ना। अनुसार पैमानों को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 7.8 बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर। अंत वस्तु की लंबाई आपको निकालनी है तो 14.3 में से 1 को घटा देंगे तो 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 7.9 में दर्शाए अनुसार बिंदु की माप ली जानी चाहिए, उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर आएगा और ए और बी से देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। ये देखो, ये देख रहे हैं
क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिष्ठों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए इस प्रकार से आप लोग मापेंगे। सेंटीमीटर से इधर लिखना है, बलिष्ठ से आपको इधर लिखना है। अपने सहपाठी की दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब पर्स से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इस प्रकार मापने के लिए कहिए। प्रेक्षण 7.3 आप लोग देख लेना। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बलिष्ठों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती। किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, तो आप समझ गए होंगे। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापक पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बलिष्ठों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। 7.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं नाप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। देखो ये धागे का उपयोग कर रखा है ना। वक्र रेखा मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या गोल टाइप रेखा। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A दे दीजिए। अब धागे को अपनी अंगुली और अंगूठे तक तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई। देखो इस टाइप से देख रहे हो, धागे की सहायता से वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जैसे कोई धागा होगा वो उसको मापना। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियां और लंबाइयों के यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां और मापन परिणामों के व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, जैसे कि क्रियाकलाप 5 देखते हैं, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। सूची सारणी 7.4 में बनाई गई है इस टाइप से। एक उड़ती हुई चिड़िया है, गतिशील वस्तु है, विराम में घर पर रहती है, मेज पर, घड़ी में सेकंड की सुई, इस टाइप से। सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते आते लोग हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती है। आप जितनी भी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है? आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है? आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने ये सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6 की बात करते हैं। कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हो। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होगी और आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल के उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज़ पर रेखती जाए, देखो ये कागज़ है, इस पर ये चीनी के वो रख रखे हैं दाने, और ये देखो चींटियाँ इस टाइप से जा रही है। तो कागज़ पर रेंगते हुए जाए, आप इनकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते रहिए। कुछ समय के पश्चात कागज़ की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर चीनी और चींटियाँ हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज़ पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसे दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है अथवा नहीं?
क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती है? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियों का देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। चलिए, अब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होगी, गति के प्रकार पढ़ेंगे। चलो, आपने गति के प्रकार, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पोस्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। चित्र 7.12 में आपको बता रखा है, ये देखो, है ना, ये वाहन जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस वाले हैं, ये सब चीज़ें। किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार की और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी कि सरल रेखा में गति होगी तो सरल रेखीय गति कहेंगे। क्रियाकलाप 7 यहाँ पर आया है, इसको देखते हैं। एक पत्थर लिया, इसको एक धागे से बांध दो, अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाओ, पत्थर की गति को ध्यान से देखो। क्या देखते हैं? पत्थर वर्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। अब देखो, ऐसी चीज़ें आप लोगों को ये दिख रहा होगा, बेल रेवट वाला, फिर यहाँ पर देखो ये मुर्गा है, ये दिशा में इधर उधर घूमेगा, यहाँ पर ये पंखा है, ये भी घूमता है। इस गति में पत्थर के आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तुल गति। क्या कहेंगे? वर्तुल गति कहेंगे। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी की सुई, सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण। पंखा घूम रहा है, वो वर्तुल गति है। घड़ी की सुई घूम रही है, सेकंड की सुई जो है वो वर्तुल गति का उदाहरण है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है, यानी घूमती है। ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय, देखो यहाँ पर बूझो आ गया है, ये कह रहा है बूझो यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों नहीं कहते कि पत्थर के हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप बूझो को यह समझाने में सहायता कर सकते हैं? पत्थर डोरी से बंधा हुआ है, अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं आवर्त गति। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए और पत्थर को डोरी से लटकते देखिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति का क्या है? एक उदाहरण। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों यानी कि तबलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण, यानी कि इन पर एक दोगे तो कंपन सी होगी, तो आवर्ती गति के उदाहरण, बार बार उसमें आवाज आएगी। वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी कर लेती है। सरल रेखीय गति आप लोग जानते हैं कि सीधी दिशा में जा रही है तो सरल रेखीय गति है, घूर्णन कर रही है यानी कि तो घूर्णन गति हो जाती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं और कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होगा उसको गति कहेंगे। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी वस्तु कितनी धीमी और तीव्र गति से कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण होता है वो भी गति है। सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक प्रकार द्वारा होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। इसमें जो प्रमुख पद है वो है वर्तुल गति, दूरी, मापन, गति,
आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, एसआई मात्रक और मापन के मात्रक। सारांश इस पाठ का जो है वो आप लोगों को बता देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। परिवहन के साधन क्या हैं? जैसे कि ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना, बस, ट्रक वगैरह, रेलगाड़ी वगैरह, वायुयान, ये सब। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, पुराने ज़माने में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के यानी कि मापने के लिए मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी और इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों में लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वो होता है मीटर। लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर में, सभी को पता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे कहते हैं आवर्ती गति। एक निश्चित अंतराल के बाद कभी आपके पास ढोलक वगैरह, तबला वगैरह हो तो एक देकर देखना, वो कंपन सी करेगी, आवर्ती करेगी, मतलब बार 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 बार, तो उसको कहते हैं आवर्ती गति। तो इस प्रकार से आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट का क्लास 6 का 7th चैप्टर जो था गति एवं दूरियों का मापन, वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर भी आप लोग देख सकते हैं। 7 चैप्टर कंप्लीट अपने हो चुके हैं इस चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर देखना। 11 चैप्टर है, वो जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।